दोस्तों, आज के फ्रंट पेज में कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं आई है जिसे हम डिटेल में देख सकें। तो फ्रंट पेज से केवल हम इसका ओवरव्यू लेने वाले हैं। पहली न्यूज़ हम देखेंगे, राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आया है वेस्ट बंगाल में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। उनका कहना है कि मैं अपनी जितनी भी पब्लिक रैली है ना, उनको सस्पेंड कर रहा हूँ। और अदर पार्टी से भी मेरी अनुरोध है, मेरा विनय है कि आप भी जो पब्लिक गैदरिंग है उसको रोकने का प्रयास करिए, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। इसके बाद जो कांग्रेस के लीडर हैं शशि थरूर, उन्होंने भी इनकी प्रशंसा की है और कहा है ये बात प्रशंसा वाली है, ठीक है, और रिस्पेक्ट वाली है। ज़िंदगी खतरे में है तो ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और रैली के दौरान कोविड-19 का खतरा बहुत ही ज़्यादा रहता है। अब राहुल गांधी का बयान ये ऐसे टाइम में आया है जबकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया में आलोचना हुई है। काहे के लिए? जब वो रैली को संबोधन कर रहे थे ना आसनसोल में, उसके लिए, और बहुत बड़ाई कर रहे थे इतनी भीड़ को देखकर, ठीक है। इसी के कारण उनकी सोशल मीडिया में आलोचना हुई थी। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो बिहार से है कि बिहार में किस प्रकार से ऑक्सीजन की शॉर्टेज चल रही है इस टाइम में, इसके बारे में है। तो वर्तमान टाइम में यदि हम देखें ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही है ऑक्सीजन शॉर्टेज की, ठीक है। बहुत सारे स्टेट्स की ये डिमांड है कि ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो गई है। इसके बाद दूसरी न्यूज़ जो है दिल्ली से है। दिल्ली में अभी यदि आईसीयू बेड्स की बात करें तो हम केवल 100 से भी कम बचे हैं, ऐसा सीएम केजरीवाल का कहना है, ठीक है। तो ये है हमारे इंडिया की मेडिकल की हालत, स्वास्थ्य की ये हालत है हमारे। अब केवल 100 से कम आईसीयू बेड हैं और केस देखो तो कितने कितने आ रहे हैं डेली। उनको अब कैसे बचाएंगे हम उनको? तो ये बहुत सोचने वाली बात है। हमें अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं में पैसे खर्च करना ही पड़ेगा, ठीक है। यदि हम इसमें पैसे खर्च नहीं करते हैं तो किसी ना किसी रूप में हम इसको पैड कर ही रहे हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, जो फॉर्मर हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ना, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक लेटर लिखा है। उसमें बताया है कि क्या प्लानिंग होनी चाहिए कोविड-19 की जो सेकेंड वेव है उसको टैकल करने के लिए। तो इनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें वैक्सीन लगानी होगी और राज्य सरकारों को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हमको देना पड़ेगा ताकि वो अपने अनुसार काम कर सकें। और देखो, स्टेट गवर्नमेंट को भी ना लोकल बॉडी को पावर देना पड़ेगा, चाहे वो पंचायत हो चाहे वो कलेक्टर हो, तभी काम अच्छे से चल सकता है। और दूसरी बात ये है कि अभी जितने भी वैक्सीन प्रोड्यूसर हैं ना, उनकी संख्या हमें बढ़ानी पड़ेगी ताकि वैक्सीन का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके, ऐसा कहना है मनमोहन सिंह का। इसके बाद इनका ऐसा कहना है कि आपने अभी तक कितने ऑर्डर दिए हो वैक्सीन के कंपनियों को, ठीक है। और दूसरी बात, आने वाले 6 महीना के लिए और कितनी आपकी डिलीवरी होने वाली है, ये सारी बातें आप इनको पब्लिश करिए, जनता के सामने रखिए, ठीक है। अब जितनी भी मात्रा आपके पास आने वाली है वैक्सीन की, उसका 10% आप अपने पास जो है इमरजेंसी यूज़ के लिए आप रख सकते हो। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि हम वैक्सीन का वितरण करते हैं स्टेट को, तो उसमें हमें ट्रांसपेरेंसी बरतनी होगी। अब कुछ कुछ ऐसी न्यूज़ भी आ रही हैं जिसमें सरकार छिपाने की कोशिश कर रही है जो कोविड-19 के केस आ रहे हैं ना, कि उनको हम कैसे से करके कम से कम दिखा सकें। देखिए, एक महिला है रूपल ठक्कर,
48 साल की, इनके 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो ये 2 साल के बच्चे की माँ हैं, इनको कोविड-19 पॉजिटिव आता है, ठीक है। 13 अप्रैल की ये बात है। अब ये जाती हैं बढ़िया जो आलीशान शानदार तरीका का जो हॉस्पिटल रहता है ना सिटी में, वहाँ वो फ्राइडे की नाइट को जाते हैं, जैसे उनकी कंडीशन ख़राब हुई। अब क्या होता है, जैसे ही कुछ देर वो एडमिशन हुई हैं, उसके कुछ घंटे के बाद ही उनकी हो जाती है डेथ। और जो सेलबाई हॉस्पिटल है, उनकी डेथ सर्टिफिकेट में लिख देता है सडन कार्डियक अरेस्ट। इस प्रकार से जो कोविड-19 के पेशेंट है ना, उनकी संख्या को कम दिखाने का काम किया जा रहा है। ऐसा ये अकेला केस नहीं है, ऐसे कई सारे केस हैं जिसमें कोविड-19 ना लिख कर और भी अदर प्राइमरी कारण लिख देते हैं डेथ का। अब आप एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है। स्टेट हेल्थ बुलेटिन का कहना है कि टोटल 78 डेथ हुई है ऑन फ्राइडे की बात है। लेकिन यदि हम सात शहरों की बात करें, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, गांधीनगर, जामनगर और भावनगर, तो 689 जो बॉडीज़ है ना, या तो उनको जला दिया गया है, या फिर उनको दफनाया गया है कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए। तो इससे ये पता होता है कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ। यदि उनकी नॉर्मल डेथ हुई है तो आप उनकी बॉडी को ठिकाने कोविड-19 के पेशेंट की तरह क्यों लगा रहे हैं? तो ठीक जैसा रूपल ठक्कर का केस था ना, वैसे ही मौलिन पंचल का कहना है कि मेरे 58 साल के जो पिता हैं वो कोरोना वायरस से पीड़ित होकर उनकी डेथ हुई, लेकिन हॉस्पिटल ने मेंशन कर दिया कि उनकी जो डेथ है किडनी फेल होने के कारण हुई है। तो अब आप खुद सोचिए, जो आज डेटा हम देखे हैं कि 2.75 के लगभग में केस आए हैं ना, जब आंकड़े इस प्रकार से कम दिखा रहे हैं, तो वो जो आंकड़ा हम देख रहे हैं ना 2.75 का, वो 3 लाख पहुंच जाने वाला है पर डे। और दूसरी बात ये है कि अभी का जो फोकस है ना, मेन फोकस हो गया है पूरा वैक्सीन को लेकर, जबकि अभी भी हमें अपनी टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। सबसे पहले हमें ये तो पता चले कि किसको कोरोना है किसको नहीं है। जिसको हो जा रहा है वो दूसरों को फैला दे रहा है। जब वो बीमार पड़ता है तब जाके हॉस्पिटल जाता है, तब उसका चेकअप होता है तो पता चलता है कि इसको तो कोरोना है। इसलिए टेस्टिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद वाली न्यूज़ देखेंगे हम लिंगराज टेम्पल से, उड़ीसा से, ठीक है। ये भुवनेश्वर में स्थित है। तो अभी इसको कोविड-19 के चलते बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो पुरी का जो जगन्नाथ टेम्पल है ना, उसको भी कुछ समय के लिए बंद करके रखा गया है। लिंगराज टेम्पल की यदि हम बात करें तो ये उड़ीसा का दूसरे नंबर में आता है सबसे ज़्यादा विजिटिंग करने वाला टेम्पल। पहले नंबर में है जगन्नाथ, उसके बाद सबसे ज़्यादा लोग देखने जाते हैं सेकंड नंबर में लिंगराज टेम्पल को। तो हम यूपीएससी के परस्पेक्टिव से लिंगराज टेम्पल के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स हम देख लेते हैं। लिंगराज टेम्पल को बनाया गया था 11वीं शताब्दी ईस्वी में, ठीक है। और ये समर्पित है लॉर्ड शिवा को, भगवान शिव को ये समर्पित है। और इसको कंसिडर्ड किया जाता है जो भुवनेश्वर सिटी है ना, उसका सबसे बड़ा टेम्पल इसको माना जाता है। और यदि हम बात करें कि इसको किसने बनवाया था, तो इसको बिल्ड किया था सोमवंशी किंग ययाति फर्स्ट ने।
अब यदि हम बात करें इसका जो मेन टावर है ना, वो कितना मीटर कितना फीट हाइट का है, तो 180 फीट उसकी हाइट है। इसको रेड स्टोन से बनाया गया है और ये कलिंगा स्टाइल का स्ट्रक्चर है। इसके बाद यदि हम बात करें टेम्पल को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको हम 4 भाग में 4 सेक्शन में बांट सकते हैं। गर्भगृह, यज्ञशाला, भोगा मंडप और नाट्यशाला। गर्भगृह मतलब जो मेन पूजा का स्थल होता है। यज्ञशाला जहाँ पर प्रेयर्स होती हैं। भोगा मंडप मतलब हॉल ऑफ ऑफरिंग। इसके बाद है नाट्यशाला जहाँ पर डांस होता है। इसके बाद यदि हम बात करें, कुछ और भी कई सारे सब्सिडरी श्राइन्स हैं, पूजा स्थल हैं जो इसके आसपास में हमको देखने को मिलते हैं। ऐसे पूजा स्थलों की संख्या है लगभग 150। अब यदि इसके हम रेफर की बात करें तो इसको रेफर्ड किया जाता है स्वयंभू के रूप में, मतलब सेल्फ ओरिजिनेटेड ये शिवलिंग है ऐसा माना जाता है। और सबसे मेन बात ये है कि ये जो टेम्पल है ना, इसमें वैष्णव और शैव दोनों ही मत का यहाँ पर मिक्सचर हमको देखने को मिलता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मेघालय से। मेघालय में एक चमगादड़ पाई गई है, ठीक है, स्टिकी डिस्क वाली। इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देखेंगे। और ये कहाँ पर मिली है? ये मिली है नॉन घेकेलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसको पाया गया है। तो डिस्क फुटेड चमगादड़ों की यदि हम बात करें ना, तो ये मेनली लाओस और म्यांमार में देखने को मिलती है। अब ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये बिल्कुल म्यांमार के पास में ही पड़ता है, ठीक है। इसी के लिए ये यहाँ पर भी देखने को मिल जाती हैं। अब हम बात करते हैं न्यूज़ की। तो मेघालय में पहली बार इस टाइप की प्रजाति देखने को मिली है। और यदि हम टोटल कंट्री की बात करें तो लगभग 130 मैमल इस टाइप के हमें देखने को मिले हैं। मैमल्स मतलब होता है स्तनधारी जो जीव होते हैं ना, उनको। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और यूरोपियन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, ये इनका कहना है कि ये वेरी स्पेशलाइज्ड प्रजाति है जो कि छोटे साइज की होती है। अब यदि हम इसके थंब की बात करें ना, तो इसके जो थंब है इसमें डिस्क के जैसा पैड बना रहता है। और यदि इसके कलरेशन की हम बात करें तो ब्राइट ऑरेंज इसका कलर है। तो आगे जो टीम खोजने इनको गई थी या जिनने इसकी खोज की है, उनका ऐसा कहना है कि देखो, बेम्बू की जो ड्वेलिंग होती है ना, मतलब जो चमगादड़ बेम्बू पर रहती हैं उनकी संख्या तो बहुत है हमारे देश में, लेकिन इस प्रकार की बैट्स का हैबिटेट बेम्बू की ड्वेलिंग में मिलना मतलब अभी तक नहीं देखा गया है, ऐसा इनका कहना है। कुछ कुछ खास बातें हैं इसकी, जैसे कि ठीक है, ये तो इसको हम प्रेज्यूम कर सकते हैं कि ये बेम्बू ड्वेलिंग स्पीसीज है, लेकिन कुछ इसकी खास बात है, जैसे कि इसकी जो स्कल होती है ना, वो फ्लैट है और इसके जब पैर रहते हैं वहाँ पर पैड बने हुए हैं, चिपचिपे हैं, और ये ठीक है, जिससे हमें हेल्प मिलती है आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये डिस्क फुटेड प्रजाति है।
और इसका जो लोकल स्थान है ना वो है चाइना, वियतनाम, थाईलैंड और म्यांमार। तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये पास में पड़ता है म्यांमार के, इसीलिए हमारे इंडिया में भी ये देखने को मिल जाती हैं। यदि हम बात करें कि इसको कौन कौन सी हेल्प मिल जाती है, इस प्रकार इसकी जो फ्लैटेंड स्कल है और जो स्टिकी पैड है, तो जो तंग स्थान रहती है ना वहाँ पर भी ये अपना बसेरा कर सकती है। और जो इंटरनोड्स रहते हैं बांस के, ठीक है, बांस के जो इंटरनोड्स रहते हैं ना, ये जैसे कि ये दो जॉइंट के बीच में जो खोखला भाग रहता है, इसमें अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए इसको बहुत हेल्प मिल जाती है। अब यदि हम बात करें साउंड की, इनके द्वारा जो साउंड निकाला जाता है, एको लोकेशन, ठीक है, जो ध्वनि जो गूंजती रहती है ना, जो रिटर्न आ जाती है, वापस आ जाती है, तो इनकी जो ध्वनि है वो बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी वाली है, ठीक है। इससे इनको मदद मिलती है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, इनको क्या है, दिशा निर्देश मिल जाता है, ठीक है। अब कुछ ऐसा वातावरण रहता है जैसे कि बैम्बू के ग्रुप्स रहते हैं उधर पर। अब यदि हम मेघालय की बात करें तो यहाँ पर टोटल इनकी जो संख्या है ना वो हो गई है 66। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है क्लाइमेट क्राइसिस। तो जो क्लाइमेट क्राइसिस है इसका सीधा सीधा मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से, और इसके क्या परिणाम होने वाले, ठीक है। क्लाइमेट क्राइसिस हमें ये बताता है कि हमारी प्लानेट पर ग्लोबल वार्मिंग का क्या थ्रेट है, ठीक है, और हम इसे कैसे करके शांत कर सकते हैं। ये सारी बातें क्लाइमेट क्राइसिस से हमको पता चलती हैं। तो विश्व के जो बिगेस्ट कार्बन पोल्यूटर है ना, यूएस और चाइना, ये दोनों तैयार हो गए हैं कि क्लाइमेट चेंज की समस्या से हमको निपटना है और इसके लिए हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो जो बिगेस्ट पॉल्यूटर हैं, सबसे पहले तो उनको ही अपने फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को कम करना पड़ेगा, तभी अदर कंट्रीज़ भी थोड़ा थोड़ा कदम आगे बढ़ाएंगी। देखो, विश्व में नंबर 1 कार्बन एमिटर है चाइना, उसके बाद में सेकंड नंबर पर आता है अमेरिका। अब ये लोग तो विकसित हो चुके हैं, तो इन्हें अपने फॉसिल फ्यूल जो हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल और भी अदर चीज़ें, इनके यूज़ और प्रोडक्शन को लेकर कमी लाना पड़ेगा, चाहे वो कोल से रिलेटेड जो बिजली बनाई जाती हो उसमें। एक बात इसमें और सामने आती है कि चाइना विश्व का बिगेस्ट कोल यूज़र भी है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन भी फैलाता है। तो अभी इन चाइना और यूएस की जो बातचीत हुई है ना, इसमें कुछ कुछ चीज़ें तो ये क्लियर होने वाली हैं कि कार्बन एमिशन को हमें कट करना है, कार्बन उत्सर्जन को हमें कम करना है, और दूसरी बात ये है कि जो गरीब देश हैं उनको हमें इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली रूप से सपोर्ट करना पड़ेगा। यदि वो अपने इस प्रकार से जो कार्बन एमिशन को कम करते हैं ना, यदि हम उनको कुछ हेल्प दे देते हैं तो उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, वो भी इस काम के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके बाद वाली हम न्यूज़ देखेंगे म्यांमार से, जो कि आसियान से रिलेटेड है, ठीक है। तो आसियान को यदि हम हिंदी में कहें तो
इसका नाम होता है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, और यदि इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म देखें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। ठीक है, और ये दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का एक ग्रुप है जो आपस में इकोनॉमी को कैसे हम बढ़ा सकते हैं और समृद्धि ला सकते हैं। ठीक है, और भी जो अदर क्षेत्र हैं जैसे कि हमें शांति और स्थिरता पर भी काम करना है, ऐसा आसियान का उद्देश्य है। तो मेन जो इसका मुख्य उद्देश्य है ना वो है आर्थिक विकास, और दूसरी चीज़ है शांति और स्थिरता। इसका जो मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। और यदि आसियान की स्थापना की हम बात करें तो आसियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसकी स्थापना की गई थी। अब सदस्य देशों की बात करें हम तो इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनोई और लाओस इसके सदस्य देश हैं। ठीक है, जब इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम में कौन कौन इसके सदस्य थे? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। ध्यान ये रखना है कि ब्रुनोई 1984 में शामिल हुआ था, 1995 में वियतनाम इसके साथ में आके मिल गया, और 97 में लाओस और म्यांमार इसके सदस्य बने थे। और पहली बैठक यदि हम बात करें तो 1976 में पहली बैठक हुई थी। ठीक है, और जिसमें बंधुत्व और एक दूसरे की हेल्प की संधि करने पर इसमें हस्ताक्षर किए गए थे। देखो, अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं म्यांमार से। कुछ दिन पहले ही न्यूज़ आई थी कि अभी जो मिलिट्री का रूल चल रहा है जिसने तख्ता पलट किया है, इसके विरोध करने वाले लोगों ने वहाँ की जो माइनॉरिटी ग्रुप है ना उनके सहायता से सरकार बनाने का दावा किया है। कुछ टाइम पहले ये न्यूज़ आई थी। तो सबसे पहले तो हमें इसको समझना होगा। तो यहाँ की पब्लिक का ये कहना है कि जब आंग सान सूची के सत्ता का टाइम जब चल रहा था तो उस टाइम में मंत्रिमंडल से बाहर किए गए, और बहुत बड़े जो जातिगत रूप से माइनॉरिटी समूह है ना, इन सदस्यों के साथ में मिलके एक राष्ट्रीय एकता की सरकार इन्होंने बनाया है, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। तो इस प्रकार से जो नरसंहार म्यांमार में चल रहा है उसको लेकर आसियान की अगले हफ्ते शिखर सम्मेलन हो सकता है, क्योंकि आसियान का मेंबर म्यांमार भी है। देखो, अब जो हिंसा थी ना केवल बीच बीच में सिटी में ही थी, लेकिन अब सेना ना जो सीमाई इलाके हैं और जहां अल्पसंख्यक नस्लीय लोग रहते हैं, जाति के लोग रहते हैं, समुदाय के लोग रहते हैं, उधर तक ये बात आगे बढ़ गई है। अब ये तो कहीं किसी भी देश की बात हो कि कहीं के भी जो माइनॉरिटी जिनकी संख्या कम है उनको हमेशा से ही कुछ ना कुछ चीज़ों को झेलना पड़ता है। ठीक है, उनको दबा हुआ महसूस करना पड़ता। अभी से यदि हम पहले की बात करें म्यांमार की, तो ये जो माइनॉरिटी ग्रुप है ना जो एकदम सीमा से लगे हुए एरिया में रहते हैं, और जो ज़्यादा संख्या जिनकी संख्या ज़्यादा है, चाहे वो कोई भी धर्म के हों, जाति के लोग हों, दोनों आपस में ना एक मत नहीं थे। ठीक है, जैसे किसी चीज़ की यदि डिमांड करना है, हमें कोई ख़ास सुविधा की डिमांड करना है, तो इन लोगों को पीछे छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब कंडीशन ऐसी आ गई है कि सबको एक होना पड़ेगा, तभी इस तख्ता पलट से हम निपट सकते हैं। इसलिए जो है सरकार बनाने का इन्होंने ठान लिया था। अब अभी जो नाम दिया गया है सरकार का उसका नाम है राष्ट्रीय एकता सरकार। इसके पहले जब तख्ता पलट, अभी जो तख्ता पलट हुआ है ना, उसके जस्ट बाद में बनाई गई एक कमेटी थी, कमेटी रिप्रेजेंटिंग पिदांसु हुल्ताव से ये थोड़ा ऊपर है। इसको बनाया था निर्वाचित सांसदों ने, जिसको सेना ने
उनका पद संभालने नहीं दिया था। और इसका जो शॉर्टकट यहाँ पे बताया गया है, CRPH ने म्यांमार के एक वैध सरकारी निकाय के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मांगी थी, ठीक है। लेकिन इसको सपोर्ट मिला था केवल पब्लिक का, जो कि वहाँ की मिलिट्री का विरोध कर रही थी, ठीक है। और इसी के चक्कर में क्या हुआ, मिलिट्री ने इस संगठन को अवैध करार दे दिया गया और यहाँ के जो भी हेड थे ना, उसको वारंट जारी कर दिया गया था गिरफ्तारी का। तो अब इन्होंने जो शैडो गवर्नमेंट बनाया है, इस सरकार आसियान को इनवाइट कर रही है इस क्राइसिस, इस मुद्दे पर कुछ बातचीत हो जाए, ठीक है। और इन्होंने जितने भी फॉरेन लीडर हैं ना, उनसे ये फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया है कि आप जो जुंटा है ना, मिलिट्री है, उसका सपोर्ट मत करिए, ऐसा इनका कहना है। और दूसरी बात यह है, ये जो मिलिट्री का लीडर है ना, मिन आंग, इनसे भी आशा ये की गई है कि आसियान के समिट में ज्वाइनिंग ले सकते हैं, जो कि जकार्ता में होने वाली है सैटरडे को। दोस्तों, हम आज म्यांमार का मैप ना देख के म्यांमार की हिस्ट्री जान लेते हैं, ठीक है। ये बना था 1948 में, एक आज़ाद देश। अब यदि हम बात करें 1937 की, तो ब्रिटेन ने म्यांमार को भारत से अलग करके अपनी क्राउन कॉलोनी बनाया था, ठीक है। उस टाइम में म्यांमार को बर्मा कहते थे। इसके बाद 1942 में बर्मा पर जापान ने आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। ये आक्रमण जापानियों की ओर से ट्रेनिंग की गई बर्मा इंडिपेंडेंस आर्मी की मदद से किया गया था, ठीक है। बाद में ये जो आर्मी है, ये चेंज हो गई किस में, बर्मा इंडिपेंडेंस आर्मी बाद में एंटी फासिस्ट पीपुल फ्रीडम लीग में चेंज हो गई थी और उसने जापानी शासन का विरोध करना शुरू कर दिया था। अब इसके बाद हम बात करते हैं आज़ादी की, जापान से कैसे म्यांमार अलग हुआ। तो 1945 में ब्रिटेन ने आंग सान सू की के पिता की अगुवाई में AFPFL की मदद से बर्मा को जापानी कब्जे से आज़ाद करवाया था। किसने? ब्रिटेन ने, जिसमें इनके पिताजी का भी मुख्य रोल रहा था। इसके बाद क्या हुआ, 1947 में आंग सान सू की और उनकी अंतरिम सरकार के 6 सदस्यों की हत्या कर दी गई, आंग सान की, ठीक है। ये हत्याएं आंग सान के उन विरोधियों ने करी थीं जिनकी अगुवाई यूसा कर रहे थे। 1948 में बर्मा आज़ाद देश बना और AFPFL सरकार में यूनू देश के प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, म्यांमार की हिस्ट्री आज के लिए इतनी काफ़ी है, क्योंकि इसकी हिस्ट्री बहुत लंबी है, थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। फिर कभी यदि म्यांमार न्यूज़ में रहता है तो हम इसकी हिस्ट्री को अच्छे से जानेंगे। इसके बाद वाली न्यूज़ है US से। US में जो बार बार हत्याओं, गोली मारकर जो हत्या की घटनाएं सामने आती हैं ना, उसी को लेकर कुछ लोग हैं जो गन रिफॉर्म्स की बात करते हैं, उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो ये बात सामने कब आई है, जो एशियन अमेरिकन कम्युनिटी है ना, इधर के जो 6 लोग हैं, एक गनमैन के द्वारा अटलांटे वाले एरिया में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी के कारण ये मेन प्रोटेस्ट हो रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे अमेरिका में अभी भी लूप्स होल हैं, ठीक है, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति ना गन आसानी से खरीद सकता है और इस टाइप के अपराध को अंजाम
दे सकता है, ऐसा ये जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनका कहना। और यदि हम सिखों की संख्या की बात करें तो यूएस में 5 लाख के लगभग लगभग में सिख लोग रहते हैं।